You are now unmuted. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम. अभी तो जागृति लॉगिन थी, अब किधर चली गई? स्क्रीन विजिबल हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we will study the leftover portion of the cell, and then if there will be time left, then we will try to complete mitosis. तो टॉपिक्स तो आपको शेयर हो जाते होंगे, बोलो बच्चों. जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाने वाला है वो टॉपिक आपको शेयर हो जाता है. मैम टेलीग्राम पे? हम्म नो मैम. हम्म नो मैम. नो मैम. तो आपको तो पता होगा ना कि आज जैसे मैं टॉपिक शेयर किया था कि सेल का लेफ्ट पार्ट 3 और सेल डिवीजन का पार्ट 1. तो दिस थिंग वाज इन्फॉर्म टू यू? नो मैम. No, ma'am. अभी जो आपकी क्लास थी उस पर भी तो ये शेयर हो रहा था ना? मैम अभी जो मैम हम ज्वाइन करते हैं वहाँ पे शो होता है बस. हाँ, ज्वाइन करते टाइम यस मैम. Yes, ma'am. है ना? तभी दिखा रहा था. दिखा रहा था ना? ओके, मैं बोल दूंगी कि टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाए आपको. ओके, तो सेल वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. या तो मैं पूछ लेती हूँ, आप लोग बताते जाओ ताकि हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर दें. तो इसमें ये बताइए कि वी वर ऑन गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, तो who first observed the Golgi complex or the Golgi apparatus? कैमिलो गोल्गी. Okay, तो Golgi complex इसका क्रेडिट जाता है कैमिलो गोल्गी. कैमिलो गोल्गी को in 1898 इन किस में करा था? नर्व सेल्स ऑफ Yes, ma'am. बार्न आउल. और ओके, यस मैम. आपको Yes, ये ma'am. बता दिया था मैंने, इसका दोनों फॉर्म बता दिया था कल कि नहीं? यस मैम. सिस फेसिंग, ट्रांस फेसिंग,
ये बताया यस था। मैम। यस मैम। लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड फॉर्म भी बताया था। ये भी बता दिया था डिक्टियोसोम वाला। तो ये चीजें दोनों हो गई। फिर इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग मटेरियल है, एक्ट एज पैकेजिंग। प्रोसेस, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट सिक्रेटरी प्रोटीन का। ट्रांसपोर्ट है ना, यस मैम। सिक्रेटरी वेसाइकल्स को मैन्युफैक्चर करना। मैम और मैम जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो उसी को तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यस मैम। है ना। तो ट्रांसपोर्ट एंड केमिकली मॉडिफाई द मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सेल। लाइक ट्रांसपोर्ट करेगी, थोड़ा बहुत केमिकल मॉडिफिकेशन भी करेगी इन द सेल, लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टेरॉल। स्टोर करेगी, कंडेंस करेगी, पैकेज कर देगी मटेरियल को। पैकेज किस फॉर्म में करती है? सिक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्म में। तो द सिक्रेटरी वेसाइकल्स कंटेन सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स। वो क्या होते हैं? पिंच ऑफ हो जाते हैं, है ना, फ्रॉम द गोल्गी बॉडी एंड देन दे मूव टू द surface of the cell and just discharge the content to the exterior। और एक और काम, to add the carbohydrate component। अब इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ कुछ पॉइंट की बातें बताऊंगी बस। तो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट टू द प्रोटीन रिसीव्ड मींस ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को बनाना। ठीक है, जो प्रोटीन आएगी उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ देती है और ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये काम भी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। गोल्गी तो ग्लाइको, जी वाला काम ये करेगी, याद रखना इससे। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स भी आ गया भाई याद करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन अभी 2016 में मैंने देखा कि आपको पता है ये, मैं 4 ऑप्शन दे देती हूँ आपको कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और लाइसोसोम हो गया। इन चारों में से किसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है? अब बताओ भाई। ये तो पता है कि ये एक मेम्ब्रेन कवरिंग में है सारे प्रॉपर यूकेरियोटिक सेल में। यस मैम। अब किसी की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, या किसी की सिंगल हो सकती है, सबकी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो हमें जो पूरा पाठ पढ़ रहे हैं उस पूरे पाठ को इतना याद रखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हमें पॉइंट की चीजें याद ना हो, स्ट्राइकिंग चीजें, वही पूछा जाता है। जैसे इन दिस, जस्ट वेट अ सेकेंड, You are now muted. दिक्कत तो नहीं, हम्म? कुछ दिक्कत तो नहीं, इस दिन का मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पढ़ाने दो। ठीक है, थैंक यू। You are now unmuted. Okay, so I'm back again. Screen is properly visible to people ना? तो इसमें अब हम आते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर। लाइसोसोम्स में क्या है? सबसे पहली चीज जो 2016 में क्वेश्चन पेपर में मैंने देखी उसमें ये है कि दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो। एक सेकेंड, these type of questions, यही बस यही क्वेश्चन में होता है और कुछ नहीं। Ma'am, all the structures in endomembrane system are single membrane, no ma'am? अब देखिए ये चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी आपको बताती जा रही हूँ और सबकी मेम्ब्रेन बताती चली जाऊंगी। ठीक है, सब सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। जैसे अभी लाइसोसोम्स का एक ये याद रखो, लाइसोसोम्स में क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है।
ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब जो कोई चीज पूछी जाती है तो फिर वो रिपीट भी हो सकती है, और 2016 से अब काफी टाइम हो चुका है, तो 2021 में भी आ सकती है ये चीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइसोसोम्स डिस्कवरी किसने करी थी? क्रिश्चियन क्रिश्चियन डी ड्यूव ने in 1955. Okay, when he was accidentally working on the rat liver cell to isolate certain enzymes. क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपली इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है एंड कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कहलाते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस। इसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम ये हो गया। उसके बाद क्विकली कम टू वैक्यूल। वैक्यूल में क्या है? ये वो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज होते हैं। नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर तो है, लेकिन दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अक्रेंस एनिमल सेल में स्मॉल छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स, और प्लांट सेल में स्कैटर्ड और बिग, और समटाइम जो मैच्योर प्लांट सेल होता है दैट कंटेन ओनली वन बिग वैक्यूल फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वंस। जो वैक्यूल में फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप। इस सेल सैप में क्या होगा? मिनरल सॉल्ट्स होंगे, शुगर्स होंगी, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पिगमेंट्स, वेस्ट एंड अदर मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस। किस किस टाइप के हो सकते हैं? फूड वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फैगोसिटिक वैक्यूल। फैगोसिटिक वैक्यूल मतलब जो किसी को खा ले, एनगल्फ कर ले। ओके, देन फंक्शन। फंक्शन में वही जिस टाइप का वैक्यूल उसी टाइप से उनका फंक्शन कैसा? अच्छा, वैक्यूल के स्ट्रक्चर में भी है कि वैक्यूल्स आर आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये ऑप्शन भी कहीं मिले, मान लीजिए लाइसोसोम नहीं मिलता है इस साल, वैक्यूल डाल दिया जाता है, तो वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, which is semi permeable और selectively permeable। वैक्यूल हो गया, आपने एक वैक्यूल वाला आपको अमीबा में बताया गया था, और जो प्लांट सेल में तो एक पूरा बड़ा सा बिग वैक्यूल है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी बोलते हैं ना। क्यों भाई? क्योंकि एटीपी का जितना रोजगार है वो यहीं पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था? कोलिकर। $1850। 1880। फिर उसके बाद क्या हुआ? इनको डिस्कवर तो कर लिया कोलिकर ने, फिर इनको कोई नाम नहीं दिया। फिर ऑल्टमैन आए। ठीक है, ऑल्टमैन, दिस मैन इन 1894 माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोप्लास्ट। ये नाम से अगर कहीं आए तो भी याद रखना। फिर क्या हुआ? बायोप्लास्ट तो ये बोल के चले गए। फिर 1897 में आए बेंडा, BENDA। इन्होंने नाम दिया प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
So he gave the name mitochondria. Singular of mitochondria is mitochondrion. Mitochondria का काम generating ATP through electron transport cycle ETC, जो भी आपको आगे पढ़ाऊंगी, और oxidative phosphorylation. ओके, स्ट्रक्चर कैसा है? डबल मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज। अब जो ये डाउट है ये दूरी हो जाए आपका। ठीक, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर टू बी बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। और जैसे ये आपको जैसे सेल्स में ऐसे स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है ना, दिस टाइप ऑफ थिंग ना। अगर 3D इमेज ना बना के 2D इमेज बनाई जाती है तो कैसे दिखती है? ये जो प्रोट्रूजन्स है दैट आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। ओके, अंदर जो पड़ा होगा दैट इज द मैट्रिक्स। और ये तो समझ में आ गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट फॉर्म्स एन अनइंटरप्टेड आउटर बाउंड्री। तो क्या होगा? अनइंटरप्टेड का मींस परमिएबल, तो सच मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज थ्रू इट। फिर इनर मेम्ब्रेन आ गई, इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द सेंट्रल स्पेस, जैसे क्रिस्टी के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या काम करते हैं? इट जस्ट इंक्रीजेस द surface area and provide abundant space for metabolism. फिर this membrane contains all the enzymes of electron transport chain के enzymes इसी membrane में होते हैं, inner membrane में। So it is studded with numerous stop bodies known as elementary particles. The inner membrane encloses the mitochondrial matrix. अच्छा, ये भी चीज हो गई। इनर मेम्ब्रेन में कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगे होते हैं जिन्हें यू कॉल एज ऑक्सीजोम्स। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? साइट ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहली चीज साइट ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सी साइकिल होगी वो? क्रेब्स साइकिल ना? Krebs cycle. गुड। तो इट कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स which bring about oxidative phosphorylation, that is formation of ATP which is required for all activities of the body. और ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हमें पता है। इसके आगे अलावा it helps in yolk formation. Yolk formation during the development of ovum. और yolk formation के अलावा एक और काम, it forms mitochondria जाके कुछ करेगा। कैसे बन जाएगा? स्पर्म में जब स्पर्म मैच्योर होगा तो इट फॉर्म्स द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म और हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये हो गया दो रोल्स। और तब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया समटाइम कैसे कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। 2017 में शायद ये क्वेश्चन आया है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली मींस कि इट हैज a presence of DNA.
डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, है तो सेल के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, उसके अंदर भी कुछ डीएनए है, कुछ राइबोसोम्स हैं। वो क्या करते हैं? दैट मेक्स दिस ऑर्गेनेली इंडिपेंडेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन प्रोटीन। जो प्रोटीन हमारे सेल ट्रांसपोर्ट वाले या रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में जो चाहिए थी प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया के जो रोल में काम आने वाली हैं, ये मैन्युफैक्चर खुद कर लेता है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा, उसके पास ऑब्वियस सी बात है सारी इंफॉर्मेशन होगी फॉर सिंथेसिस ऑफ अबाउट हाउ मेनी प्रोटीन्स, okay, anyhow, for synthesis of about 30 proteins. तो 30 प्रोटीन्स की इनके पास इंफॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद ये पूरे 30 प्रोटीन्स हैं, बट दैट इज नॉट एनफ टू मेक अ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो रोल प्ले करने वाला है, उसके लिए तो 30 प्रोटीन सफिशिएंट है, लेकिन एक नया माइटोकॉन्ड्रिया ही बना ले उससे, वो नहीं हो सकता। वो तो हमारे प्रॉपर सेल के पास ही होगी वो प्रोटीन्स, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस है। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईच डॉटर सेल इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर सेल। एक ये भी चीज है कि डॉटर सेल को मदर से माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, and these replicate to store the normal number in the cells. So multiplication of mitochondria is by binary fission. Binary fission के थ्रू जब सेल रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली डॉटर सेल में आता है, और वहां से कैसे आता है कि मदर वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका हो जाता है बाइनरी फिशन। You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Just wait a second, okay? I'll be back in a second. You are now muted. अमन, अमन पेन वर्क करना बंद हो गया है। पेन 5 मिनट से पेन बंद है, तुम आता तो क्यों चलने लगता है? You are now unmuted. Okay. So now screen is visible and I am visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Actually, there was some technical issue. The pen was not working. Okay. Now I'm back. So अभी क्या है कि accordingly mitochondria can be seen in two states. एक inactive और orthodox state में, और एक active और condensed state में. Inactive और orthodox state क्या है? Inactive और orthodox stage of mitochondria क्या होती है कि जब ATP concentration is low. मैं लिख देती हूँ इस चीज को। Inactive और ऑर्थोडॉक्स स्टेट, दो स्टेट्स हो सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका एक्टिव और कंडेंस स्टेट। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होगी? व्हेन एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म बोलिए। Adenosine triphosphate. Very good. So ATP concentration is low. ठीक है?
यानी रेस्पिरेटरी चेन जो है वो इनहिबिटेड है। जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी का मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो उस स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है, यानी उसे और आप यू कैन कॉल एज ऑर्थोडॉक्स स्टेट। अब एक्टिव स्टेट क्या है? जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली इंगेज होगा किस प्रोसेस में? फोटो फॉस्फोराइलेशन में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। तब उस टाइम पे क्रिस्टी आर मोर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रिमेन हाईली एनलार्ज्ड। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया लेट्स क्विकली कम टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की अपीयरेंस कहाँ होती है? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एनी आइडिया? सिर्फ प्लांट सेल में। प्लांट्स में, yes मैम। अच्छा, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें भी होगी, जस्ट लाइक यूग्लिना। अच्छा, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो स्मॉल बॉडीज बनाती हैं। So they are surrounded by two membrane and are developed from small bodies called proplastids. तो कैसा इनका पिगमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब क्लोरोप्लास्ट जैसे आपका हो गया तो क्या पिगमेंट होगा? ग्रीन पिगमेंट। गुड। और एक आ गया क्रोमोप्लास्ट, इसमें भी कुछ टाइप ऑफ पिगमेंट होगा। तीसरा आ गया ल्यूकोप्लास्ट, इसका पिगमेंट का कोई आइडिया? उसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा, मैम कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस। अभी बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस को कैरी करना। उसमें क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट्स होंगे, है ना, और कैरोटिनॉइड भी होगा। ग्रीन पिगमेंट्स एंड कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स भी पिगमेंट्स ही होते हैं। जैसे ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल आ गया तो वो 663 नैनोमीटर पे जैसे आ रहा है, तो कैरोटिनॉइड समवॉट 450 टू 480 नैनोमीटर की रेंज में जो वेवलेंथ होती है आपकी विब्ग्योर की, उस रेंज में कैरोटिनॉइड्स भी एक्साइटेड होते हैं। और ये तो समवॉट 663 620 से लेके 680 तक की रेंज में एक्साइटेड होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स आपके। फिर आ गया क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है भाई? नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोप्लास्ट है ना। ओके, और ल्यूकोप्लास्ट भी नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। सेम क्लोरोप्लास्ट में आ गए आपके ग्रीन पिगमेंट, और क्रोमोप्लास्ट में क्या आ गए? इसमें भी कैरोटिनॉइड्स होंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैरोटिनॉइड खुद अकेला नहीं कर सकता है। उसको इसी वजह से कैरोटिनॉइड को एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं, मतलब सपोर्टिंग टू क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल के साथ थे तब तो ये सपोर्ट कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में, लेकिन जब अकेले हैं तब नहीं। तो कैरोटिनॉइड्स में क्या क्या हो जाएंगे? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड है। यानी कि ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के ये सब होगा। इसमें क्या है? दे आर कलरलेस एज दे लैक
एनी पिगमेंट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की तो प्रेजेंस सबको पता है कि लीव्स में ग्रीनी मटेरियल में होगी। क्रोमोप्लास्ट किस लिए होते हैं? क्रोमोप्लास्ट जो आपके फ्रूट्स के ऊपर, कैरेट के ऊपर, उन सबको दे प्रोवाइड कलर। जैसे आप ऑरेंज कलर देख रहे हो कैरेट का, रेड कलर देख रहे हो एप्पल का, ये दे आर बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? दे आर अबंडेंट इन स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक रूट, सीड, यंग लीव्स, इन सब में ये अबंडेंट होते हैं। ये स्टोरेज का काम है इनका। जैसे इलायोप्लास्ट होते हैं, ये ऑयल स्टोर करते हैं, फैट, अभी बता देती हूँ इनको। तो फिर आपका ये जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तभी बताऊंगी आपको या अभी बताऊं? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी जानना है या फोटोसिंथेसिस के साथ? आई गेस फोटोसिंथेसिस में पढ़ना फ्रेश रहेगा। Yes. फिर आ जाओ राइबोसोम्स पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है राइबोसोम भी। ये तो थोड़ा बहुत बता भी चुकी हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। इसमें ज्यादा बस ये याद रखो कि प्रोकैरियोट्स में 70S है और यूकैरियोट में 80S है, ठीक है। और एक्टिव इन मेम्ब्रेन से लगे रहते हैं, दे आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। दो टू सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल Smaller सब sub- यूनिट। अच्छा, जो साइज होता है राइबोसोम का वो डिटरमाइन करता है कि इट्स डिटरमाइंड बाय द स्पीड विद व्हिच दिस सेडिमेंट इन अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। तो उसी जो सेंट्रीफ्यूज में जो इनकी जिस स्पीड से सेटल हुए थे, जितना ज्यादा वेट होगा उतना जल्दी ये सेटल होंगे, उसी के अकॉर्डिंग 70S 80S वी हैव डिफाइंड, इन फैक्ट द साइंटिस्ट हैव डिफाइंड। तो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसी वजह से इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत सा लिपिड होता है और कुछ मेटालिक आयंस होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जो लार्जर सब यूनिट होता है वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है, और फिर जो एमआरएनए होता है वो स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होता है, और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन जो होता है वो लार्ज सब यूनिट में होता है। ये पूरा प्रोसेस प्रोटीन का जब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें भी पढ़ाया जाएगा ये पूरा प्रोसेस। अच्छा, अभी जो हम पढ़ाएंगे सेल डिवीजन, उसमें जो जरूरी चीज है वो है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आ जाएंगे माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो तीन मेन टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन में। तो तीन मेन टाइप के फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन में। तो तीन मेन टाइप क्या हो गए? एक तो माइक्रोफिलामेंट हो गया, एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, Micro. तीसरा टाइप Intermediate filaments. वेरी गुड, इंटरमीडिएट। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? थिन होते हैं, वेरी फाइन प्रोटीन फिलामेंट्स। फंक्शन, सेल का जो मूवमेंट होता है, हाँ बोलो सानू बोलो। Microtubules or filaments, ma'am? अच्छा हिमांशी नहीं, ओके। सेल का जो फंक्शन होता है, दे प्ले अ मेजर रोल इन सेल मोशन। सेल का जो शेप चेंज होता है ना, उसमें इनका बहुत रोल होता है माइक्रोफिलामेंट का। यानी कि आप कंट्रैक्शन हो, क्रॉलिंग हो, फॉर्मेशन हो, सेलुलर एक्सटेंशंस का, इन सब में माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है।
मसल कंट्रैक्शन के लिए भी माइक्रोफिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल पे भी क्वेश्चन आया है 2016 या फिर 2017 में। माइक्रोट्यूब्यूल देखो ऐसा होता है कुछ, ये सेम सर्किल है एक ही, तो ये इसके सब यूनिट्स लगे हुए हैं। ये जो सब यूनिट लगे हुए हैं, एक सब यूनिट हो जाएगा आपका 5 नैनोमीटर का, और ये पूरा जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर का। और ये सब यूनिट बने हुए हैं किस चीज के? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, तो जो हेलिकली अरेंज चेन होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन की ट्यूबुलिन, उससे दे आर हेलिकली अरेंज्ड। तो हर माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 13 सब यूनिट्स, टोटल 13 होते हैं। अच्छा, फिर क्या काम है इनका? दे फॉर्म द साइटोस्केलेटन एंड आर रिस्पॉन्सिबल they form in maintaining the shape of the cell। तो जैसे जैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये भी माइक्रोफिलामेंट्स की ही तरह से सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर वाला जो मूवमेंट होता है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हो, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उनके इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें भी दे पार्टिसिपेट। जब सीलिया और फ्लैजिला बनता है तो ये उनका स्केलेटन बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रही हूं, जो उनका बीटिंग मूवमेंट होता है विप्लैश या उस तरह का, उसमें ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अच्छा, और दे रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रोस्फेयर अराउंड सेंट्रियोल। आपका जब स्पिंडल आएगा उसमें भी इनका रोल होगा। अच्छा, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात कर रहे थे अभी हम। इंटरमीडिएट में जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन है, बस नाम याद रखो, वो है वाइमेंटिन, और एक और है केराटिन। तो ये प्रोटीन्स हैं। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस ये है कि माइक्रोफिलामेंट्स दे आर लॉन्ग, थिन एंड फाइन एलिमेंट्स, while microtubules are elongated, hollow and cylindrical tube shape वो 6 to 8 नैनोमीटर के होते हैं, and they are about 25 नैनोमीटर। तो प्रोटीन प्रेजेंट माइक्रोफिलामेंट में जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्टिन, इसीलिए तो मसल मूवमेंट में भी तो आगे एक्टिन, मायोसिन ऐसी कुछ प्रोटीन्स आती है ना मसल में। तो माइक्रोफिलामेंट्स में जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन होती है, और माइक्रोट्यूब्यूल में जो होती है वो ट्यूब्यूल, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूबुलिन है। माइक्रोफिलामेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सेल मोबिलिटी, और माइक्रोट्यूब्यूल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये भी जो अभी सेल डिवीजन आने वाला है ना, उसमें इनका रोल बहुत है। क्रोमोसोम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करना, सीलिया, फ्लैजिला, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत रोल है। इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल भी हो गया। इसके बाद जो हमारे सेल डिवीजन में आने वाला है उसको जानिए, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो सेंट्रियोल कहां पर होगा?
सेंट्रोजोम होता है. सेंट्रोजोम is an organelle usually containing two cylindrical structures called centriole. So they are surrounded by amorphous pericentriolar materials. कुछ पाउडरी pericentriolar material से they are surrounded. Centrioles क्या होते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोट्यूबुलर मतलब वही ट्यूबुलिन प्रोटीन का रोल आ रहा है यहाँ पे. बैरल शेप के होते हैं और इनका एक और नाम होता है डिप्लोसोम. अच्छा, इनकी कैसी मेम्ब्रेन होगी? सिंगल, डबल? बताइए. सेंट्रियोल पे कैसी मेम्ब्रेन होगी? बोलो, किसी को पता है? नॉन मेम्ब्रेनस. They are non-membranous organelles situated in cytoplasm near the nucleus. अच्छा, सेंट्रियोल की जो बात हो रही है, सेंट्रोजोम की जो बात हो रही है, ये एनिमल सेल्स में तो होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में तो नहीं होते हैं. जो फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी होते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके स्पोर गैमीट्स उनमें भी होते हैं. तो दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. कुछ लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि आपका मोटाइल एल्गी हो गया, मोटाइल सेक्स सेल ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स, दे मे हैव सेंट्रियोल, बट ऐसे प्लांट सेल में नहीं होते हैं. क्या काम? स्ट्रक्चर, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट साइड बाय साइड ऐसे at right angle to each other. So centrioles are present inside a specialized cytoplasm called centrosphere और काइनोप्लाज्म. जो इस साइटोप्लाज्म में जो ये होंगे, जिस एरिया में वहां का साइटोप्लाज्म स्पेशलाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर, और दूसरा नाम काइनोप्लाज्म. याद रहेगा. तो सेंट्रियोल, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं. तो ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ सर्किल कार्ड व्हील स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. और प्रोटीन्स वही अगेंस्ट ट्यूबुलिन. यहां तक हो गया. तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल डिवीजन के टाइम एनिमल सेल में होते हैं, तो सेंट्रियोल क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं. क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स की तरह दे बिहेव ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. जो सेल डिवीजन अभी आप पढ़ेंगे उसमें. सो एट तो एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल चले आए, अब प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं है ना, तब क्या होगा? वहां पे कैसे, कहां से स्पिंडल आएगी, ये इतना क्लियरली आज तक पता नहीं चला है. बट कुछ साइंटिस्ट की स्टोरी कहती है कि इसमें जो उनकी ट्यूबुलिन, कि शायद उनमें ट्यूबुलिन स्कैटर्ड है या उनकी सेल वॉल में ट्यूबुलिन है प्लांट सेल्स में, और वो सेल वॉल कुछ रोल प्ले करती है काइनेटोकोर से ट्यूबुलिन को अरेंज कराने में. और सेंट्रियोल जो होते हैं वो जो बेसल फ्लैजिला और सीलिया होता है, उनकी बेसल बॉडी की तरह भी दे एक्ट एज बेसल बॉडी एट द बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. So they probably originate from replication of centriole as they have an identical structure. Cilia and flagella originate from the basal body. The basal bodies have a cartwheel structure. ये बता रही हूँ बार बार, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो याद रखना कार्टव्हील. जो बैलगाड़ी का व्हील होता है उस तरीके से गोल गोल ऐसे करके सेंट्रियोल की रॉड्स एक दूसरे पे चढ़ के लगी होती हैं ऐसे.
ठीक है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, 40 डिग्री पे एक दूसरे के ये लगते जाते हैं। फिर आपका न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस भी यहीं पर ही बताऊंगी क्योंकि आगे सेल डिवीजन बताना है। सेल डिवीजन पढ़ने के तो मूड में हो ना तुम लोग, ये तो नहीं सोच रहे हो कि क्या मैम आज कहाँ फंसाने वाली हैं, मुश्किल टॉपिक ले आई। सेल डिवीजन पढ़ना है ना यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको? अच्छा, सेल डिवीजन तक मैं आती हूँ, फिर जरा पूछती हूँ। यस मैम। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस देख लो जल्दी से, बस अब खत्म, ये सेल खत्म, सेल खत्म। हम लोग बस सेल डिवीजन में एंट्री लेने ही वाले हैं, 2 मिनट का और गेम है। न्यूक्लियस जो होता है ऐसे बना देनी हो, ये फिर से बना दो फ्रेशली अच्छा सा। डबल मेम्ब्रेन होता है ना। अब सोचोगे ये टूटा टूटा क्या है, तो ये जो होती है ये होती है न्यूक्लियर पोर। This thing is called as nuclear envelope. इसके अंदर पड़े होंगे बहुत सारे क्रोमैटिन नेटवर्क। ऐसे करके क्रोमैटिन्स पड़े होते हैं, जो तो बाहर निकाल दिया मैम ने। ठीक है, और बेचारा चुपचाप एक कोने पर होगा न्यूक्लियोलस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया chromatin network, and this is न्यूक्लियोलस। जैसे तुम लोग एटम पढ़ते हो तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसी तरह से सेल भी हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे एटम के सेंटर में क्या होता है, सेंटर पोर्शन होता है, वहां पे न्यूट्रॉन और ये सब की प्रेजेंस होती है। उसी तरह से हमारा सेल का न्यूक्लियस और उसके अंदर भी न्यूक्लियोलस, एंड दिस इज द न्यूक्लियर कोर। तो क्या काम है न्यूक्लियस का, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। हेडमास्टर है किसी भी चीज का, ये डायरेक्शन दे रहा है, कंट्रोलिंग पावर है इसके पास। तो जितना भी ये क्या कर रहा है, क्या बनना है, कैसे बनना है, सब डिसीजन इसके हाथ में है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज एंड कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, जल्दी से मेरी चिड़िया बोलो सब लोग। रॉबर्ट ब्राउन। Robert. in 1831। ठीक है, so nucleus as a storehouse of heredity information was proposed by Danish biologist। अब ये हेरिडिटी मटेरियल रखता है, ये किसने प्रपोज किया, ये भी नाम याद रख लो भाई, प्यारा सा नाम है इनका, जोआकिम हेमरलिंग। 1953 में, क्या नाम है, जोआकिम हेमरलिंग, 1953। इन्होंने स्टडी करी थी एसिटोबुलेरिया में। किसमें स्टडी करी थी इन्होंने, एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया क्या होता है,
एक ग्रीन algae होता है, ठीक है। इसका साइज बड़ा होता है एस्ट्रोबुलेरिया का, इसी वजह से एक बड़ा अच्छा सा मॉडल ऑर्गेनिज्म भी हम मानते हैं सेल स्टडी के लिए एस्ट्रोबुलेरिया को। और जो प्रोकैरियोट में है न्यूक्लियस, वो कैसा है, बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। यूकैरियोट में अच्छे से है ना। लेकिन क्या सीन है, इन यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, कहां पर न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर फ्लोएम, न्यूक्लियस कहां पर नहीं है, मैच्योर फ्लोएम, सीव ट्यूब RBC. एलिमेंट्स, आरबीसी में भी नहीं है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इन एनिमल्स। प्लांट में कहा नहीं है, फ्लोएम में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, और एनिमल सेल में आरबीसी के मैच्योर में नहीं है, मैच्योर आरबीसी में नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कितना हो सकता है एक सेल में, नॉर्मली सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन सेल टू सेल डिपेंड करता है कि ज्यादा भी हो जाए। तो जितने प्लांट और एनिमल सेल है ना, वो ज्यादातर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब वन न्यूक्लियस। पैरामीशियम में जो स्ट्रक्चर देखते हैं पैरामीशियम का, ये वाला, ये जो पैरामीशियम बनाते हैं, याद आया कुछ पैरामीशियम, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे ना, क्यों, तो पैरामीशियम में बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। लिवर सेल्स जो आपके होते हैं, लिवर सेल्स और कार्टिलेज के सेल्स, यहां पर न्यूक्लियस कैसा है, बाई न्यूक्लिएट, मतलब 2 न्यूक्लियस हैं। अच्छा, जो राइजोपस है, रेड मोल्ड, और क्या हो गया आपका राउंड वर्म होता है ना, एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाइडिस, याद आया एस्कैरिस, ये कैसा है, पॉलीन्यूक्लिएट, यानी इसमें कई न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। बोलो भाई। और कुछ सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस इज लॉस, जैसे अभी बताया आपको, सीव ट्यूब में नहीं होता है और आरबीसी में नहीं होता है, फ्लोएम की जो सीव ट्यूब है उसमें नहीं होता और आरबीसी में नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर एनवेलप होती है ये, और जो अंदर लिक्विड है, जो जेली है अंदर, दिस जेली, जिसमें ये सब क्रोमैटिन तैर रहे हैं, सेल में जो जेली होती है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म, याद आई। और जो न्यूक्लियस के अंदर जेली है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिला दिया गया तो प्रोटोप्लाज्म। तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो सकता है बताओ, बोलो, कौन बोलेगा, आज बहुत दिनों से कौन नहीं बोला है, रिंकी बोलेगी, जो पता नहीं ऐसे लग रहा है एक वीक से एकदम फिंगर ऑन द लिप्स, एकदम ऐसे चुप होके बैठी हुई है। रिंकी बेटा बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। Is the mic not working? Is she not there? रिंकी बोलो। Were you busy in some other task? ओके, जागृति बेटा आप बताइए। जागृति का भी माइक नहीं है आज, जागृति इज टाइपिंग। ओके, तो बताइए क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर बेटा।
अब बताओ प्रीतम, तुम बताओ। जागृति तुम लिखती जाओ। मैम मैम पहले न्यूक्लियर पोर होता है मैम, फिर सबसे पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियर होती है। एनवेलप होता है जिसमें न्यूक्लियर पोर होती है। यस मैम, फिर मैम सबसे अंदर में मैम न्यूक्लियस होता है। उसके बाद मैम क्रोमेटिन फाइबर जो क्रोमैटिन का नेटवर्क होता है। और और मैम सेंट्रल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स भी आ जाएंगे। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। मैम न्यूक्लियस के अंदर। बताओ। सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी आएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा ना जो उसकी जेली होगी। उसके अंदर ही। हम्म यस मैम। सेंट्रियोल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी आते हैं कोई, सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। तो सेल में आते हैं। तुम गुड 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 जागृति, गुड। तुम जो बोल रहे हो वो उस स्टेज की बात है, सेल डिवीजन की, जब तुम देख रहे हो। एक्चुअली वो तो अभी वो भी समझाऊंगी कहाँ पे तुम लोग सेल समझ रहे हो, कहाँ पे न्यूक्लियस समझ रहे हो। ये भी बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन है कि सब चीज को ही न्यूक्लियस समझ लेते हैं। चलो तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो एक चीज है, ये ये जो इन दोनों के बीच में स्पेस है ना, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये हो गया। न्यूक्लियस के बाहर क्या रह सकता है? अब अगर न्यूक्लियस आ गया तो उससे अटैच क्या चीज रहती है? आपका ये ऐसे कुछ क्या रहेगा अटैच, जिस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं? रफ रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। वेरी गुड, अब सब स्मार्ट हो गए, Very शाबाश। और न्यूक्लियर एनवेलप पे भी राइबोसोम्स लगे होंगे, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी यहाँ पर भी राइबोसोम्स आएंगे। ठीक है, क्रोमैटिन का नेटवर्क हो गया। इंटरफेस में सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स अनकॉइल्ड रहते हैं, इनडिस्टिंक्ट फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिक नेटवर्क। इंटरफेस भी अभी आपको पूरी दिखाई जाएगी। अच्छा, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन क्या होती है? कंडेंस हो जाती है और प्रॉपर आपके क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं, है ना, कि थ्रेड या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जो क्रोमोसोम्स कहलाता है। तो वो कैसे बनता है? क्रोमोसोम ऐसे बनता है, जैसे क्रोमोसोम जो हमें दिख रहा है ना, इनके ऊपर प्रॉपर ये जो नेटवर्क है ये प्रॉपर कॉइल हो जाएगा अच्छे से, एकदम यूं यूं यूं, एकदम अच्छे से कंडेंसेशन हो जाएगा। तो जब हमें नजर आता है तो हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम हो गया। So they are formed by tight coiling of chromatin fibers. So there is a heterozygous distribution of chromatin material. They are named as heterochromatin and euchromatin. अब ये क्या है heterochromatin, euchromatin? Heterochromatin and euchromatin. क्या है भाई? हेट्रोक्रोमैटिन टाइट ही रहेगी, इट विल रिमेन टाइटली कॉइल्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस कौन सी फेज होती है सेल डिवीजन की? जब अभी सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तो इंटरफेस बताऊंगी। एक होती है इंटरफेस, एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेस वहां होती है जहां पे सेल तैयारी कर रहा होता है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेटरी फेज होती है, ठीक। और माइटोटिक फेज, एम फेज होती है जहां पे सारी फेजेस आपकी चलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। और इंटरफेज
जिसमें आपका G1, S, G2 ये तीनों फेसेस आती हैं कि सेल Yes, अपने ma'am. डिवीजन के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसे कहते हैं इंटरफेस। तो हेट्रोक्रोमैटिन, जो ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, जो ऐसे हम लोगों ने यूं ऐसे देखा, ऐसे करके, अच्छा ये हम ऐसे देख रहे हैं, हमें लग रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अपनी पेयर के साथ ही होते हैं। जैसे हम लोग वहाँ डबलिंग ऐसे पेयर के साथ देख लेते हैं, यहाँ पे भी अपने पेयर के साथ होते हैं, लेकिन ये इतने लूज इस तरह से होते हैं ना कि हमें लग रहा है कि एक नेटवर्क बन गया है। तो हेट्रोक्रोमैटिन remain tightly coiled during interphase condensed region of chromatin. अच्छा, euchromatin, it remains loosely coiled forming a network diffuse region of chromatin. जो condensed region of chromatin है वो heterochromatin है। सिंपल सी बात यह है कि क्रोमैटिन का वो रीजन जो कि कंडेंस रहता है वो हेट्रोक्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का वो रीजन जो लूज रहेगा, डिफ्यूज रहेगा, वो यूक्रोमैटिन। ठीक है, उसके बाद हेट्रोक्रोमैटिन में अमाउंट ऑफ डीएनए कम होगा और अमाउंट ऑफ आरएनए ज्यादा होगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखो। लेस डीएनए, मोर आरएनए। और यहाँ पे मोर डीएनए। बस दिस इज द थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। अब अगर कभी पूछ लिया जाए, किसी का दिल ही आ जाए कि जो थिकनिंग मटेरियल्स होते हैं आपके लिग्निन सुबेरिन, उसका भी किसी एग्जामिनर को याद आ जाए अगर, तो हेट्रोक्रोमैटिन में कोई भी थिकनिंग मटेरियल नहीं होगा, नो थिकनिंग मटेरियल। और यहां पर क्या होगा, लिग्निन एंड सुबेरिन। ये आपकी हो गई। अब आप जल्दी से क्रोमोसोम पे आइए। जब क्रोमोसोम किसी भी नॉन डिवाइडिंग सेल का क्रोमोसोम होगा ना, तो वो ऐसे पड़ा रहता है जैसे भी हम बता रहे हैं बहुत देर से। ठीक, जब क्रोमोसोम इंटरफेस पे आएगा, जब प्रिपरेशन करेगा सेल, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, जब अब उसके बाद की स्टेजेस तो लेट प्रोफेज या जब सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं तो ऐसे हो जाता है ना। और ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ये हो गया। क्रोमोसोम में एक डिफरेंट होता है शेप की बात। अच्छा, एक चीज और, क्रोमैटिड क्या होता है? मेटाफेज पे क्रोमैटिड आएगा, टाइटली कॉइल्ड डीएनए डबल हेलिक्स होगा वहां पे, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी तो कंडेंस अच्छे से, ये ऐसे देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रोमैटिड, मतलब दो सिस्टर्स की बात कर रहे हैं हम, टू सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे। और ये हो गया इसका सेंट्रोमियर। अच्छा, ये जो सेंट्रोमियर हो गया, अब क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है जब मेटाफेज में होता है तो कैसा होता है, ऐसे करके कुछ, क्या मतलब, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो कैसा है, टर्मिनल। किस फेज की बात कर रही हूं मैं, तुम लोग ये याद रखो कि क्रोमैटिड दिख कैसा रहा है। क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप्स बता रही हूँ। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का मतलब टर्मिनल सेंट्रोमियर लगा होना। एक्सट्रीम एंड पे सेंट्रोमियर जब होगा तो वो टीलोसेंट्रिक होगा। याद रहेगी बात। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, यहां पर भी
टर्मिनल ही है ना, लेकिन टर्मिनल सेंट्रोमियर जो होता है इज कैप्ड बाय टीलोमियर, ठीक है। तो centromere is near the extreme end and this arm is then called as short arm. अच्छा, कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि सब मेटासेंट्रिक, ये क्या है? ये कुछ आर्म्स जो है वो अनइक्वल हैं, ये छोटा और बड़े की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रिक्शन आ जाता है जिसे कहते हैं सैटेलाइट, बस इतना ही आप लोग को पता हो तो काफी है। सैटेलाइट उसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और जो सेंट्रोमियर है ऑब्वियस सी बात है वो तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है ही। सर मान लो यहाँ पर भी जाके जो आपका क्रोमोसोम है कंस्ट्रिक्ट हो गया तो वहां पर उसे बोलते हैं सैटेलाइट रीजन, वो उसका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी दोनों आर्म्स अनइक्वल हो जाते हैं। अच्छा, एक होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दोनों आर्म्स जो हैं इक्वल है, ये इससे बनने में ही अनइक्वल बन गया है, तुम लोग ऐसे समझ लो, कलर कर दे रही हूँ। बोथ आर्म्स आर इक्वल, इक्वल आर्म्स। यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो कहाँ है? मिडिल में है। ये हो गया आपका। कुछ माइक्रो बॉडीज होती हैं, ये हट गया क्रोमोसोम का टॉपिक फिनिश। कुछ माइक्रो बॉडीज होती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है अदर देन रेस्पिरेशन। वो दो तरह की माइक्रो बॉडीज होती हैं, परऑक्सीजोम्स, इस सेल की बात कर रही हूँ, परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स। ओके, परऑक्सीजोम्स क्या होते हैं? परऑक्सीजोम्स में पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, इंपॉर्टेंट व्हेन बीइंग कैटालेस, कैटालेस एंजाइम होता है। तो परऑक्साइड बायोसिंथेसिस कराते हैं, हेंस आर कॉल्ड परऑक्सीजोम्स। अच्छा, ग्लाइऑक्सीजोम्स, ज्यादातर ग्लाइऑक्सीजोम्स जो होते हैं फैट रिच प्लांट सेल में होते हैं। प्लांट सेल्स जो कि फैट रिच हो, वो क्या काम करते हैं? जो फैट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कराते हैं। तो ग्लायो वर्ड इसीलिए लगाया गया है, ग्लायो वर्ड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कुछ काम होने वाला है ये। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। प्लांट सेल्स में होते हैं, दे यूजुअली अकर इन फैट रिच प्लांट सेल्स। ये हो गया। सेल में कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज हो सकती है, जैसे आपकी स्टार्च की, ग्लाइकोजन की, फैट ड्रॉपलेट, एल्यूरोन ग्रेन में क्या होता है? प्रोटीन ग्रान्यूल स्टोर रहते हैं प्लांट सेल में। फिर कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा के। ये हो गया आपके सेल इंक्लूजन्स कंप्लीट, एंड दिस वे आपका सेल भी कंप्लीट हो गया। अब सेल कंप्लीट हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे? सेल डिवीजन करेंगे। So welcome to cell cycle and cell division. किसी ने भी कभी भी थोड़ा बहुत कुछ पता हो सेल डिवीजन का? पढ़ा तो होगा पहले से कुछ? यस मैम। आइडिया है? टफ लगता है, आसान लगता है या ठीक ठाक? ज्यादा टफ नहीं लगता। अच्छा लगता है? अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेल डिवीजन इजी लगता है आपको। तो मैम पढ़ने के टाइम में इजी लगता है। पढ़ने के टाइम और याद रखने के टाइम भूल जाता है ना? नो मैम। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वॉज जस्ट सेइंग कि सेल डिवीजन में ऐसा कुछ होता है इसमें कि जब आप पढ़ो तो लगता है कि वाओ, और फिर बाद में देखो तो सब मिक्स होने लगती हैं चीजें, है ना? मैम क्वेश्चन करते वक्त सब मिक्स हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन करते वक्त सेल डिवीजन का सब लगता है, अरे ये किस फेस की बात हो रही है ना? यस मैम। चलो फिर से फ्रेश पढ़ते हैं हम लोग सेल डिवीजन को, और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम रट जाए, हम लोग कुछ भी भूले नहीं। तो सेल डिवीजन, सेल साइकिल पे आते हैं। किस लिए होता है ये? अब देखो, कोई भी सेल है वो डिवाइड हो रहा है। अब ए माइटोसिस एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? बाइनरी फिशन, जहां पे आपका डायरेक्ट सेल डिवीजन हो गया। उसमें क्या हुआ? ए माइटोसिस में कि बस जैसे ये अमीबा था उसी में होगा। ये अमीबा का न्यूक्लियस था, और जब उसको डिवीजन करना हुआ तो ये स्ट्रेच कर गया उसका न्यूक्लियर मटेरियल, और बस यूं करके कंस्ट्रिक्शन हुआ, इधर चला गया, इधर चला गया, और अल्टीमेटली दो सेपरेट दो डॉटर अमीबा बन गए। इसी तरह से पैरामीशियम में होता है। यहाँ पे क्या हुआ? ये न्यूक्लियस था, उसके बाद एक फरो टाइप की आएगी वहां पे भी, और न्यूक्लियस की ये खींचा हल्का सा, ये दो ये हो गए इनके, और उसके बाद ये डिवीजन हो जाएगा, सेल वॉल का डिवीजन हो गया। तो ये तो हो गया, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि कितना न्यूक्लियर मटेरियल किधर जा रहा है ना, इस चीज का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। मतलब during amitosis the nucleus simply elongates and then undergoes a constriction, dividing into two daughter nuclei without any differentiation of chromosome, spindle formation, कुछ नहीं। जो न्यूक्लियाई फॉर्म होगा एमाइटोसिस से, वो मे नॉट बी ऑफ इक्वल साइज, बराबर गया, छोटा गया, बड़ा गया, कुछ हिसाब नहीं। ठीक है? अच्छा, डिवीजन ऑफ सेल हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, कभी कभी बस डिवाइड हो गया न्यूक्लियर मटेरियल, सेल डिवाइड भी करे ये भी जरूरी नहीं है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अगर हो गया तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। दिस इज योर एमाइटोसिस। अब ह्यूमन बीइंग्स या बाकी और हायर प्लांट्स या एनिमल्स, इनमें तो ये चीज चलेगी नहीं, तो उसके लिए एक प्रॉपर सेल साइकिल होती है। अच्छा, सेल साइकिल है। अब हमारे पास तो हमें तो कुछ क्रोमोसोम का हिसाब रखना है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, कि 42 क्रोमोसोम है, कि किसी में 30 क्रोमोसोम है, सबका अपना एक काउंट है। इसी से तो जेनेटिक मैपिंग भी होती है ना, सबकी आइडेंटिटी है अपनी एक। अब मान लीजिए एक सेल है, वो डिवाइड हो गया, किसी में कुछ, मान लो ये 30 क्रोमोसोम्स का था, इधर चले गए 12, और इधर रेस्ट ऑफ द 16 चले गए, तो ये तो कुछ अलग ही चीज हो जाएगी ना। और अब एक क्रोमोसोम है, अगर पहले तो ये हुआ कि गए बराबरी से, और या एक ये चीज होती है कि ये टूट के जाए, तो कुछ पार्ट इधर जाए, कुछ पार्ट इधर जाए, तो ये भी चीज नहीं हो सकती। इस सब चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी सेल साइकिल चलेगी। सेल साइकिल में क्या होगा? माइटोसिस जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट में, उसमें हर चीज की जो मदर सेल है वो डबलिंग करेगा, प्रॉपर डबलिंग करेगा, ताकि इक्वल सेट जाए, और फिर उसके बाद सेल डिवीजन होगा। तो सेल साइकिल में हम आ गए, माइटोसिस पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले नॉर्मल सेल साइकिल भी देखते हैं। नॉर्मली सेल साइकिल में क्या होता है?
एक हर सेल इट गोज थ्रू अ बेसिक लाइफ साइकिल, हर सेल में एक बेसिक लाइफ साइकिल होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि यहाँ पर जो सेल है वो एक्चुअली डिवाइड हो रहा है। सेल ग्रोथ होती है, डीएनए का डिवीजन होता है, उसके प्रॉपर क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है ना। तो cell cycle is a sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesizes to other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells. So cell growth is a continuous process. DNA synthesis जो होती है वो खाली occurs only in once in a cell cycle. जो डीएनए की सेल साइकिल चलती रहती है, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस होती है इट अकर्स ओनली वंस इन अ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, तो सेल साइकिल डिफर करती है। पहले तो ओवरऑल सेल साइकिल की हम बात करें कि एक सेल एक नंबर से दो कितने देर में बन जाएगा, एक से दो, फिर दो से चार कितनी देर में बन जाएगा, तो ये भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करेगा। जैसे बैक्टीरिया है ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, ये इसका क्या टाइम क्या होता है इसका 18 मिनट्स में कितने 20 मिनट। जो आपके इपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका पता है हाँ प्रीतम? ना मुझे नहीं पता, मैं ई कोलाई का तो 12th में। इपिथेलियल सेल्स आपके 8 to 10 मिनट्स में डबल होते हैं, ठीक है। और जो अनियन की रूट टिप होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिए जाते हैं, वो लिख लो। अनियन रूट टिप, इसमें कितना टाइम लगता है? ये हर 20 आवर पे डबलिंग करती है। इसी तरह से जो आपका सैक्रोमाइसिस है, ईस्ट है, वो 1 आवर 30 मिनट, यानी कि टोटल 90 मिनट्स में। अब सेल साइकिल 3 मेन फेजेस में होता है। सेल साइकिल की फेज बताइए कोई? 3 मेन फेजेस क्या होती हैं? इंटरफेस और इंटरफेस। इंटरफेस, वाली फाइल से लुकअप लगाया था, अगर आपको याद है, तो उसके कमेंट्स में चेंजेस तो नहीं किए थे कुछ। किसका माइक है? म्यूट कर लो। मेरा नहीं, किसी में से आवाज आ रही थी कुछ। सानू सानू का था शायद। इंटरफेस और कौन सा है? एम फेज, जहां पे एक्चुअली डिवीजन होगा, है ना। और थर्ड साइटोकाइनेसिस। अब जब इतना पता है तुम लोग को तो थोड़ा और थोड़ा नीचे करेंगे वाला छूट गया, पहले वाला छूट गया। चलो यस डन, या मैं बोलूं, मैं बताऊं? मुझे 3 फेजेस, इंटरफेस, एम फेज, साइटोकाइनेसिस। यस मैम हो गया मैम। तो क्या सेल साइकिल में ना ऐसा नहीं है कि इस फेज से उठे और उस फेज में चले गए। हर चीज एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्डर में, कुछ केमिकल, कुछ हार्मोनल तरीके से हर चीज कंट्रोल होती है। एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स भी हैं जो आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना पता रखिए कि एक फेज से दूसरे फेज पे जाने के लिए सेल साइकिल हैव गॉट सम चेक पॉइंट्स। अभी हम सेल साइकिल अगर बनाते हैं, ये हो गई उसकी इंटरफेस। इंटरफेस कैसे होगी ये बताते हैं आपको, और बाकी क्या फेजेस होंगे, ठीक है। इंटरफेस एक्चुअली बहुत एक्टिव फेज होती है।
हमें दिख कुछ नहीं रहा है, लेकिन सब काम जितना बैकग्राउंड वर्क होता है ना, वो यहीं पर चलता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी G1 फेज। G1, अब G नाम ही डिनोट कर रहा है गैप, ठीक है, यानी कि कुछ गैप है इसमें। उसके बाद G1 के बाद S फेज। S phase. S फेज मतलब सिंथेसिस, सबसे Synthesis इंपॉर्टेंट चीज जिसकी सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस। उसके बाद आ जाएगी G2 फेज। G2 phase. ये फिर से एक गैप फेज है, लेकिन ये गैप नहीं कि सेल चुप बैठ गया, सोने चला गया, वो नहीं होता है। गैप है प्रिपरेशन का एक। और उसके बाद जब G2 पूरा हो गया, तब आपका प्रॉपर माइटोसिस होगी, Mitotic phase. ठीक है। और वो आपका जैसे प्रोफेज, और क्या क्या है, मेटाफेज, Metaphase. Anaphase. Telophase. एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये चीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ तक तो एक हो गया, साइटोकाइनेसिस से एक अलग सी चीज थोड़ी हो गई, ठीक है। 4 फेजेस हो गई एम फेज में। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। अब हम एक एक फेज को थोड़ा सा देखते हैं। अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. गुड। मनोज, आपको समझ में आ रहा है बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी तक आज की क्लास में? चैट बॉक्स में बताओ। आप टाइप करके भेजो। सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करेंगे। इंटरफेस एक बहुत ही एक्टिव फेज होती है जिसमें सेल साइकिल की, अब हम ओवरऑल दिस होल इज द इंटरफेस, है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ये दिस होल इज इंटरफेस जहां पे हम बात कर रहे हैं, G2 G1 S पूरी की। तो बहुत ही एक्टिव फेज होती है एक्चुअली सेल की, जहां पर डीएनए जो है आपका एस फेज में जाके डीएनए तो डुप्लीकेट हो जाएगा। हालांकि ये दिख रहा होता है, दो इट लुक्स के सेल आर इन देयर रेस्टिव फेज, बट फिजियोलॉजिकली इट इज द मोस्ट एक्टिव स्टेज। इनकी स्टेजेस G1, G1 का मतलब गैप 1। उसके बाद S यानी कि सिंथेसिस, फिर G2 यानी कि गैप 2। Gap 2. Growth 2. G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज एक्चुअली, अब यहां से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, दिल भर के क्वेश्चन आते हैं। G1 फेज क्या होती है एक्चुअली? यही बस ये लाइनें पकड़ लो तुम लोग। इंटरवल होती है किससे? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि डीएनए रेप्लिकेशन भैया वो एस फेज में हो रहा है। पूछ यही रहे हैं एक्चुअली, Yes, ma'am. यही पूछ रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली पूछ तो यही रहे हैं। बहरहाल कि ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है, बस। तो एस फेज हमसे ये भी जान ले रहे हैं कि एस फेज में हो रहा है, और प्लस थोड़ा बीच का भी जान ले रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार। तो G1 फेज भाई होती है, इंटरवल होती है एक आपकी माइटोसिस, ये हो गई माइटोसिस, और एस फेज के बीच में जो फेज आई, दैट फेज इज द G1 फेज। ओके,
फिर यहां पर क्या होगा जीवन फेज में? जीवन फेज में क्या होता है? सेल जो है अपने साइज से बढ़ने लगता है, ठीक है। सेल साइज जीवन फेज में सेल साइज बढ़ जाएगा। सेल बहुत ही मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाएगा, ठीक, यानी हर चीज बढ़ रही है। जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है। लेकिन बस क्या नहीं हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होना है। आई बात समझ में? अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होना है, बाकी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हम। बाकी चीज में क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, वैक्यूल हो गया, वेसाइकिल्स हो गई। ये सब तो भाई जीवन फेज में ही मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ डीएनए का प्रोसेस रुका हुआ है। अच्छा, अभी मैंने किसको बताया था कि मदर से डिवाइड होकर डॉटर सेल में आता है, बाइनरी फिशन होके? बताइए। अभी मैंने बोला था ना कि बाइनरी फिशन होके मदर से डॉटर में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था कि बाइनरी फिशन होके आता है। सेमी ऑटोनॉमस कौन है? ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सेमी ऑटोनॉमस। फिर बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है ना, इस इंटरफेस के जीवन फेस का न्यूक्लियोलस जो होता है, डीएनए नहीं बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इस टाइप की चीजें भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस करेगा तो राइबोसोम्स क्यों रुकेगा भाई? राइबोसोम आखिर किस काम आएगा? तो राइबोसोम्स तो आएंगे ही आएंगे। प्रोटीन कहाँ से आएगी? तो मेटाबॉलिक रेट, इस वजह से इतना कुछ प्रोडक्शन चल रहा है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने एस फेज पर। एस फेज वो पीरियड होता है जब एक्चुअली में डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। दीपक? यस मैम। हर्षिता? ओके जागृति। मनोज? आज मनोज खाली लग रहा है कनेक्ट करके कहीं और है। मनोज है? ओके, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। रिंकी? ओके, एनी हाउ, तो एस फेज हो गई। यहां पर हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? अगर डीएनए में जो इनिशियल अमाउंट था, मान लो वो 2C था, तो वो बढ़ गया है अब 4C हो गया है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, 2C था अगर, तो ये 4C हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है ना, वो सेम का सेम है। अगर क्रोमोसोम डिप्लॉयड था, 2N था, तो अभी भी जीवन फेज के बाद
एस फेस आएगा। जो अगर G1 में डिप्लॉयड था ना, तो एस फेस में जो डबलिंग हो रही है, तो एस फेस में भी 2n ही रहेगा, तो क्रोमोसोम सेम रहेगा। नंबर 2n का 2n ही रहेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट हो गया, इसलिए जो उसका मास है वो 2c से 4c हो गया है। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लाइक, कुछ चीजें तो उधर हो गई थी, कुछ चीजें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है आपकी, ये भी प्रोड्यूस होती है सिंथेसिस फेज में। एस फेज में हिस्टोन की भी सिंथेसिस होगी। सो अब जो क्रोमोसोम है इज इन द फॉर्म ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है। सेंट्रियोल अगर होता है, किसमें होता है सेंट्रियोल? एनिमल सेल में, तो वहां पे सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाएगा। अब एस फेज हो गई, एस फेज के बाद फिर से चेक पॉइंट आएगा। चेक पॉइंट क्या आएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कहीं कोई चीज गलत तो नहीं बन गई, किसी रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, या अभी नहीं करना है, तो G2 में जाएंगे, नहीं भैया हम वापस लौटेंगे या हम फिर से रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट आएगा। तो 2 चेक पॉइंट आए, एक G1 के बाद S पे जाने के लिए, एक S से G2 पे जाने के लिए। अब एक और चीज होती है, ये सब फेजेस के अलावा एक और चीज होती है, उसे कहते हैं G0। जी जी ये एक क्वीसेंट फेज होती है। इनएक्टिव हो जाता है। ये एक क्वीसेंट फेज है। क्या होता है इसमें कि कुछ एडल्ट एनिमल्स हैं जो सेल डिवीजन को एग्जिबिट नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? हार्ट में नहीं होता है, मसल में नहीं होता है, नर्व सेल्स नहीं करते, है ना। और कुछ सेल्स हैं जो सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड करते हैं। उनको क्या करना होता है? when they need to replace worn out or lost cells because of injury or cell death, तो these cells जो further divide नहीं करते, they exit G1 phase। अब यहां तक करा काम उन्होंने, ठीक है, और G1 से वो निकल गए बाहर और G0 में चले गए। अब वो S में नहीं गए, G0 में चले गए। कभी जरूरत पड़ेगी ना, तब वापस से वो एस में एंट्री ले लेंगे और अपनी सेल साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी उनको जरूरत नहीं है, इसलिए वो जीवन के बाहर आ गए। ठीक है, तो सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव बट दे डू नॉट डिवाइड अनलेस रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, लिवर सेल G1 फेज से फिर से रिज्यूम कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू फैक्टर्स रिलीज ड्यूरिंग इंजरी। इंजरी होने पे फिर से ज्वाइन कर सकती है। तो फीडबैक फ्रॉम द सेल डिटरमाइंस वेदर द सेल साइकिल विल प्रोसीड टू एस फेज और नॉट, और पॉज फॉर अ शॉर्ट व्हाइल ओनली और विथड्रॉ इनटू G0 फॉर एन एक्सटेंडेड रेस्ट पीरियड। इसके बाद ये हो गया आपका G1 S और प्रॉपर आपका G2 हो गया। G2 में भी कुछ जो बची खुची रह जाती हैं आपकी प्रोटीन्स, ये सब चीजें, वो प्रोसेस G2 में होता है। कौन सी प्रोटीन्स? जिनकी जरूरत है हमें एम फेज में पड़ने वाली है। और क्या क्या होता है G2 में? एक तो प्रोटीन्स हो गई, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। वेट करो भाई। अच्छा, एनी हाउ आई विल टेल कि G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एम फेज। और एक ट्यूबुलिन, जैसे आपने बोला, आपका जो माइटोटिक स्पिंडल है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। G2 फेज से स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर इससे जो एनर्जी स्टोर है वो बढ़ जाती है एंड इंक्रीज, मच इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अगर प्रॉपरली सेल स्मूथली गया है G1 S G2, तो फिर अगर G2 के बाद फिर वो माइटोटिक फेज में चला जाएगा।
माइटोटिक फेज क्या है? माइटोटिक फेज, मैम कैरियोकाइनेसिस। माइटोटिक फेज बच्चों व्हेन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल टेक प्लेस, ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। सो इट करेस्पॉन्ड्स टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ये हो जाएगा पूरा आपका टीलोफेज आते आते। उसके बाद आएगी साइटोकाइनेसिस। तो आफ्टर एम फेज और माइटोटिक फेज अब सब कुछ हो गया है, उसके अंदर सब तैयारी हो गई है प्रॉपर, तो वो बोलेगा कि अब हम सेल वॉल से भी डिवाइड कर ले, साइटोप्लाज्म से भी डिवाइड कर दे, है ना। तो अब जब साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विल डिवाइड, तब उसको साइटोप्लाज्मिक फेज कहते हैं या फिर साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब हो रहा है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो इसलिए साइटोकाइनेसिस। सो इन दिस द सेल मेम्ब्रेन डिवाइड्स एंड डॉटर सेल्स आर identical in all respect. There is an equal distribution of cytoplasm and organelles in each cells. अब एक चीज जो मुझे कोई बताए कि किस में माइटोसिस नहीं होती है? सोमैटिक सेल्स में होगी माइटोसिस, ठीक है। कोई भी सेल बॉडी का वो सोमैटिक सेल होता है, एक्सेप्ट स्पर्म सेल और एग सेल को छोड़ के हर सेल ऑफ द बॉडी इज सोमैटिक सेल। उस सब में माइटोसिस होगी, सिर्फ एग वाले में और स्पर्म वाले में नहीं होगी। और ये माइटोसिस हम लोग कल मॉर्निंग में पढ़ेंगे, ओके। ओके ओके। सानू दुख लग गया? सानू ने क्या सोचा था कि अभी पूरा फिनिश कर ले? नो मैम। इतनी दुखी आवाज, ठीक है। आज के लिए इतनी टैबलेट काफी है, ये थोड़ी ना कि एक ही बार में पूरा एकदम से हम लोग पूरा सेल डिवीजन पढ़ लेंगे। यस मैम। अब कल हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस, और टाइम रहा तो मियोसिस भी, और सेल डिवीजन को कर देंगे फिनिश। यस मैम। ओके चल, ओके मैम। बाय बाय। थैंक यू Thank मैम। you. बाय मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। You are now muted. एंड मीटिंग कर लो। सब लगे पड़े हैं।